Burning of wood convert into ash. Milk is convert into curd. Iron when contact with water convert into rust. हेलो एंड वेलकम। मैं आशीष गुप्ता आप सभी का एफएस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सभी टॉपिक समझ भी आएंगे और आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जा पाएंगे। बस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बर्निंग ऑफ वुड, curdling of milk, rusting of iron, all these are examples of chemical reaction। हम देखते हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत से एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं। ये सभी क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम केमिकल रिएक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। आइए जानते हैं केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। A chemical reaction involves a chemical change in which substance react to form new substance with entirely new properties। एक केमिकल रिएक्शन क्या है? जिसमें केमिकल चेंजेस आते हैं किसी भी सब्सटेंस में, जिससे वो एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है और उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। सब्सटेंस दैट रिएक्ट ऑन टेक पार्ट इन द रिएक्शन आर नोन एज रिएक्टेंट एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड आर नोन एज प्रोडक्ट। रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले जो सब्सटेंस हमारे पास होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और रिएक्शन कंप्लीट होने के पास जो हमारे पास आता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर आप चाय बनाने के हैं तो चाय बनाने के लिए आप दूध, चीनी, चाय पत्ती इन सबको मिक्स करते हैं, तो ये सारे क्या हैं? हमारे रिएक्टेंट। फिर उसे हीट देते हैं। ये कंडीशन है कि विदाउट हीट वो कन्वर्ट नहीं होगी। आफ्टर दैट हीट देने के बाद वो बॉयल होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है टी में। तो चाय क्या है? हमारा प्रोडक्ट। और जो दूध, चीनी, चाय पत्ती ये क्या हैं? हमारे रिएक्टेंट्स। होता क्या केमिकल रिएक्शन के दौरान? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर इज ए ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गिव प्रोडक्ट। होता क्या है कि बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं रिएक्टेंट के बीच में और अनदर रिएक्टेंट से कंबाइंड होकर न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो गया और हमारे पास दो H2 यानी वाटर के मॉलिक्यूल आ गए। H2 प्लस O2, इसी को हम रिएक्शन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। NaOH, HCl। NaOH के अंदर ये जो OH है ये कंबाइंड होता है इस H से और H2O बना देता है। वहीं जो Na है वो Cl से कंबाइंड होता है और NaCl बना देता है। तो ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है जिसे हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। HCl रिएक्टेंट में था, NaOH भी रिएक्टेंट में था, ये कंबाइंड हुए और हमारे पास NaCl और H2O आ गया। इसे देखते हैं ये हुआ कैसे। ये कंबाइंड हुए और कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई रिएक्शन हुई है? एक केमिकल रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। इनमें से किसी भी ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन है वो? पहली है चेंज इन टेम्परेचर। अगर किसी के टेम्परेचर में चेंज आता है, अगर वो चीज़ ठंडी या गर्म हो जाती है, इसका मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है एक अनडिजॉल्व मैटर इन ए सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन के अंदर एक मैटर बन जाए जो डिजॉल्व ना हो रहा हो। मतलब आपने दो सॉल्यूशन मिक्स करे तब भी एक सॉलिड पार्टिकल उसके अंदर प्रेजेंट आ गया, इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट के रूप में बैठ गया है। चेंज इन कलर। कलर में चेंज आता है किसी भी तरह का।
चेंज इन स्टेट, स्टेट का चेंज होने का मतलब लिक्विड से गैस या लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से गैस, किसी भी स्टेट में चेंज आना एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी तरह गैस रिलीज होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन की ही एक कंडीशन है। ये सारी वो टर्म्स हैं जिनसे पता चलता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। इन एग्जाम्पल से देखते हैं किस प्रकार से केमिकल चेंजेस आएंगे जब कलर में चेंज आता है। तो आप देख पा रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसमें भी कलर चेंज हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस इवॉल्व होती है। नेक्स्ट है चेंजेस दो प्रकार के होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज। इफ ए चेंज इन्वॉल्व्स चेंज इन कलर और स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड देन इट इज़ ए फिजिकल चेंज। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस केवल सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, बस स्टेट चेंज हुई है, उसे क्या कहते हैं हम, या केवल कलर चेंज हुआ है, उस कंडीशन में कहते हैं हम फिजिकल चेंज। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, H2O सॉलिड फॉर्म में था, वो कन्वर्ट हो गया इसमें H2O लिक्विड में, तो ये क्या हुआ, केवल फिजिकल चेंज हुआ, यानी आइस से कन्वर्ट हो गया वाटर में। तो ये क्या है, एक तरह का फिजिकल चेंज था। नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल चेंज। इफ ए चेंज इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस इट इज़ ए केमिकल चेंज। अगर दो चीज़ें कंबाइंड होकर कोई नई चीज़ बना रही हैं जिनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो चुकी हैं, उसे क्या कहते हैं हम, केमिकल चेंज। हम इन्हें और डिटेल में समझते हैं। फिजिकल चेंज के अंदर हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का चेंज हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का चेंज हो जाना, कंडेंसेशन होना, या फिर मतलब किसी चीज़ का कंडेंस हो जाना, जैसे कि हमारा लिक्विड कंडेंस होकर सॉलिड बन गया या फिर गैस कंडेंस होकर लिक्विड बन गई। एक स्पेशल नोट है कि नो चेंज अकर्स इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं आता। आप देखोगे अगर वाटर आइस में कन्वर्ट हो गई है कंडेंस होके, तो उसके अंदर तब भी ज़्यादा चेंज नहीं आएंगे, वो है अब भी वाटर का ही एक फॉर्म। केमिकल चेंजेस के अंदर एटम इन द रिएक्टेंट आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे कि हम एग्जांपल में देख चुके हैं कि दो रिएक्टेंट कंबाइंड होते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है, इसके अंदर हमारे डिफरेंट सब्सटेंस कंबाइंड हो चुके होते हैं। ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन, पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। रिएक्टेंट लूज देयर प्रॉपर्टी एंड प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के प्रोडक्ट फॉर्म्ड होते हैं और रिएक्टेंट की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है। जैसे दूध में अगर मैं चाय पत्ती और चीनी डाल देता हूँ तो दूध की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब वो कन्वर्ट हो गया एक नया प्रोडक्ट टी। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की फॉर्म से में रिप्रेजेंट करने को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। फीचर्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, क्या क्या फीचर्स होते हैं? लेफ्ट साइड में हमेशा लिखते हैं हम रिएक्टेंट को और राइट साइड में लिखते हैं हमेशा प्रोडक्ट को। एरो का हेड इंडिकेट करता है कि प्रोडक्ट किस साइड है। ऐसे एग्जांपल देखते हैं हम, जिंक और कॉपर सल्फेट ये रिएक्टेंट हैं और जिंक सल्फेट और कॉपर प्रोडक्ट हैं। एरो का जो हेड है वो शो कर रहा है कि प्रोडक्ट राइट साइड में है। जिस साइड भी एरो का हेड होगा उस तरफ ही हमारा प्रोडक्ट होगा। ये हमारा रिएक्टेंट था और ये प्रोडक्ट। हम देखते हैं एक और एग्जांपल, जिंक को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये दोनों क्या है हमारे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या बना, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जो राइट साइड में हमारे प्रोडक्ट हैं और जो लेफ्ट साइड में वो क्या हमारे रिएक्टेंट हैं, जिन्हें हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन विथ सिंपली represent the simple and formulas of reactant and product
टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को बस सिंपली लिख देना इन उनके सिंबल्स या फॉर्मूलाज की फॉर्म में, उसे कहते हैं हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए और MgO बन गया, तो ये एक बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम की स्केलेटल इक्वेशन हो गई। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम देखेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर देखते हैं, ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन में दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी जिंक के जितने एटम्स हैं उतने ही एटम्स राइट साइड यानी प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, तभी वो रिएक्शन बैलेंस कहलाएगी, अदरवाइज वो बैलेंस नहीं होगी। स्केलेटल इक्वेशन में हम क्या कर रहे थे, केवल रिप्रेजेंट कर रहे थे, वहाँ बैलेंस नहीं कर रहे थे। वहाँ इक्वल हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन के अंदर इक्वल रखते हैं क्वांटिटीज़ को, तो हमेशा स्केलेटल इक्वेशन को भी बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने की जरूरत ही क्यों है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। इन ए केमिकल रिएक्शन मैटर इज कंजर्व। मैटर हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है, यानी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर एक क्लोज कंटेनर में रिएक्शन हो रही है तो जितना मास रिएक्टेंट का था उतना ही प्रोडक्ट का रहेगा। अगर 100 ग्राम ले रहे हैं हम रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट भी 100 ग्राम ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन ए रिएक्टेंट, जितने भी एटम में नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे, यानी एटम्स का जो एलिमेंट्स थे उनके जितना नंबर था प्रोडक्ट में उतना ही नंबर रहेगा। और जो रिएक्टेंट में एलिमेंट्स प्रेजेंट थे प्रोडक्ट में भी वही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ना तो कुछ अमाउंट इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज। एग्जाम्पल देखते हैं, MgO2 से कंबाइन होने पर MgO बनाता है। अगर हम स्केलेटल इक्वेशन फॉर्म में देखें तो हमें कोई वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट में हमारे क्या है, ऑक्सीजन 1 था और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो इसे बैलेंस करने के लिए हमने आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही रीज़न है कि हमें अमाउंट को इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे एक स्पेशल नोट है कि बैलेंस करते समय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर हम फॉर्मूलाज में कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर मैग्नीशियम का फॉर्मूला Mg है या मैग्नीशियम का सिंबल Mg है तो उसे हम Mg ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे ऑक्सीजन गैस का हमारा फॉर्मूला O2 है तो उसे O2 ही लिख सकते हैं, उसके अंदर O3 यूज़ नहीं कर सकते कि मुझे बैलेंस करने के लिए अगर O2 या O3 करना पड़े तो फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, तो हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। Balancing of a chemical equation. The process of equating the number of atoms on both sides of a chemical equation is known as balancing of a chemical equation. किसी रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीके को क्या कहते हैं हम? बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। उसमें करते क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स को इक्वल कर देते हैं हम। जितने रिएक्टेंट में नंबर है उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। इसके स्टेप्स हैं, पहला स्टेप है Balancing a chemical equation is to write the number of atoms of each element present on left hand side and right hand side. सबसे पहले क्या करते हैं हम, जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में उनका नंबर लिख लेते हैं, कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट हैं। जैसे कि H2 और Cl2 कंबाइन करने पर बनता है HCl। रिएक्टेंट में हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो उन दोनों एलिमेंट्स को लिख लिया हमने, हाइड्रोजन और क्लोरीन को लिख लिया। प्रोडक्ट में भी सेम ही होंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। जो रिएक्टेंट में है हमारे पास एलिमेंट्स, प्रोडक्ट में भी वही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आता। अब अमाउंट कितना है, हाइड्रोजन कितना था 2, क्लोरीन कितना था 2, मैं रिएक्टेंट की बात कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में देखते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब 1 होगा, अगर यहाँ नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे 1 होगा। तो हाइड्रोजन भी 1 है और क्लोरीन भी कितना है 1 है। भले ही कंबाइंड फॉर्म में कंपाउंड के अंदर हैं ये, लेकिन हम जब लिखेंगे तो इंडिविजुअली हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 1। तो ये इस फॉर्म को क्या कहते हैं हम, स्केलेटल इक्वेशन। इसे क्या करते हैं हम, बैलेंस करने के लिए अगर हम आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, while balancing a chemical equation the molecular formula of reactant and product should not change। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि
बैलेंस करते समय हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। अगर हमारा किसी भी फॉर्मूले के अंदर हाइड्रो HCl लिखा है तो HCl2 हम HCl को HCl2 नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा, हमने फॉर्मूला ही चेंज कर दिया, तो हम फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आर सिंपली मल्टीप्लाइड बाय सूटेबल कोफिशिएंट, हम किसी सूटेबल कोफिशिएंट यानी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। द होल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एनी सूटेबल कोफिशिएंट। अब देखते हैं स्टेप्स क्या हैं। ये कुछ कैलकुलेशन है। Fe प्लस H2O गिव्स राइज Fe3O4 प्लस H2। सबसे पहले मैंने ये बताया था पहले स्टेप में हम ले लेते हैं एलिमेंट्स के नाम या सिंबल्स। Fe फॉर आयरन, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, ये तीन ही एलिमेंट्स हैं हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में। नंबर कितना है? Fe कितना था? 1। H कितना है यहाँ पे? H कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। अब आता प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में Fe कितना है? 3, H कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 4। इसके बाद द ऑक्सीजन ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड बाय 4, हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। क्यों? क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है सबसे पहले उसे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर डिफरेंस 3 का था तो हमें इसे सबसे पहले बैलेंस करना है। हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो जहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस होता है सबसे पहले उसे ही बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ 4 का डिफरेंस है, सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए पूरे H2O में, क्योंकि H2O के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसलिए पूरे H2O में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ गया, हाइड्रोजन 4 2 8 हो गया, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 4 2 8 हो गया। अब यहाँ पे आयरन कितने थे? 3 और यहाँ आयरन कितना था? 1, तो यहाँ भी आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देखेंगे आपके पास फाइनल ये रिएक्शन आई। चेक कर लेते हैं बैलेंस हुई या नहीं। Fe कितने हैं? 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 8 और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 8, ऑक्सीजन कितने? 4। तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। जैसे अमाउंट इक्वल आ जाता है इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस हो गई। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा रिएक्शन किस तरह से बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किस तरह से केमिकल फॉर्मूला फॉर्म किया जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, हम पहले सबसे पहले एल्यूमिनियम नाम लिखते हैं। एल्यूमिनियम के लिए Al और ऑक्साइड के लिए O मतलब ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी में पता कितनी होती है? +3 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? -2। बस कुछ नहीं करना, इसकी वैलेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू किसी को इससे, तो Al2 और O3। इस तरीके से आप किसी की वैलेंसी रख के भी फॉर्मूला को फॉर्म कर सकते हैं। यह आपको अगर रिटर्न फॉर्म में दिया होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड इस तरह की फॉर्म में दिया होगा कंपाउंड, तो आप उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी आप उसको रिएक्शन के अंदर रखकर बैलेंस कर पाएंगे। अगर आपको केमिकल फार्मूला बनाने में दिक्कत है तो आप चैनल पर जाकर हाउ टू मेक केमिकल फार्मूला की वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर वाटर और सल्फर बनाता है। इसको हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का मतलब O2 गिव्स वाटर प्लस सल्फर। हम लिख देते हैं एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, 2 लिख देते हैं हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में वैल्यू कितनी है? नंबर हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 2। यहाँ पे हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1, क्वेश्चन लिखा होता है मतलब 1, और ऑक्सीजन में क्वेश्चन लिखा है मतलब 1। आप हमेशा देखेंगे कि जितने एलिमेंट
रिएक्टेंट में उतने उतने प्रोडक्ट में होंगे, ना कम ना ज़्यादा। अब इन्हें एक तरह से बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्योंकि आप इनके फॉर्मूला को हमने रूल पढ़ा था कि हम चेंज नहीं कर सकते, तो इनके अंदर आप कोई चेंज नहीं करेंगे, इनके अंदर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ, इसके आगे हम कोई भी कोफिशिएंट लगाकर उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है तो बैलेंस है, ये 1 है, ये 1 है बैलेंस है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। यानी हमने राइट हैंड साइड में यानी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई करा है, ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट है इसमें, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में भी हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये कितना हो गया 4 हो गया। इसका मतलब हमें यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंट यहाँ पे रिएक्टेंट में, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन ये मल्टीप्लाई सल्फर में भी हो गया, तो सल्फर को भी यहाँ डबल करने के लिए सल्फर के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखेंगे इक्वल हो गया, हाइड्रोजन 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, सल्फर 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन 2, 2 की यहाँ 1 था ना, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, ये होगी रिएक्शन बैलेंस। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। एल्यूमिनियम है हमारा, इसका सिंबल क्या हो जाएगा Al, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, क्या देगा हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में क्या आएगा H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस। इसको सबसे पहले सिंबल लिख लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ हमारे पास है, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और क्लोरीन, वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, क्योंकि मैं दोनों देखना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितना है। एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2 और क्लोरीन कितना है 3। हम देख रहे हैं यहाँ 2 है, यहाँ 3। देखते हैं सबसे ज़्यादा बड़ा डिफरेंस जहाँ पे होता है वो देखते हैं, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होने का हाइड्रोजन में 3 बढ़ जाएगा, और इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है हमें, इसे करेक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि हाइड्रोजन दोनों में कितने का एल्शियम कितना आ रहा है, इन दोनों का एल्शियम आएगा 6, तो इसे भी 6 बना लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करके इसे बना लेते हैं 6, 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ 6 से बनेगा 6 से मल्टीप्लाई करके। हमें अलग अलग जगह मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा कंपाउंड एक ही है, पूरा कंपाउंड एक ही है, तो यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी एक साथ 6 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे अलग अलग जगह पे था, यहाँ पे क्या था हाइड्रोजन में 3 से मल्टीप्लाई करा है, हाइड्रोजन में करा 3 से, और क्लोरीन में कितना कर सकता है हमने 2 से। अब क्लोरीन में मल्टीप्लाई होने के साथ क्या हो गया 3 to 6 तो हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम भी क्या हो गया 2 हो गया, तो एल्यूमिनियम को 2 करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई हो ही गया था ऑलरेडी, तो यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रिएक्शन भी आप देखोगे बैलेंस हो गई। ये सबसे सिंपल तरीका है रिएक्शन बैलेंस करने का हीट एंड ट्रायल मेथड का, कि आप वैल्यूज पुट करके देखो और रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, BaCl2 Al2SO4 3 BaSO4 AlCl3, इसमें भी सेम करते हैं हम, BaCl Al S और O अलग अलग है, ठीक है, ये रिएक्टेंट में थे, प्रोडक्ट वैल्यू कितनी है, सोडी हमारा बेरियम 1 है, क्लोरीन 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, पैकेट में पूरे होल से मल्टीप्लाई है इसलिए 3, और ये 3 4 जा 12। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, बेरियम 1, क्लोरीन 3, हमारा एल्यूमिनियम 1, सल्फर 1, और ऑक्सीजन कितने हो गए 4। मैंने सबसे ज़्यादा डिफरेंस वाले को पहले सॉल्व करते हैं, सबसे ज़्यादा डिफरेंस इन दोनों में, तो सीधा यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 12,
ऑक्सीजन था कहाँ पे इसमें, तो अब यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई करा है 3 से, तो बेरियम में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सल्फर में भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सल्फर तो ऑलरेडी 3 था, ये बराबर हो गए, लेकिन बेरियम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा हमने। आप देख रहे हो ना, बेरियम में 3 से मल्टीप्लाई रिएक्टेंट में करा है, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोरीन कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, तो यहाँ भी 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे है तो यहाँ हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, हो गया सब बराबर। Ba 3, यहाँ भी 3, क्लोरीन 3 दूनी 6, और यहाँ भी 3 दूनी 6, एल्यूमिनियम 2, एल्यूमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ऑक्सीजन 12 और ऑक्सीजन 12, रिएक्शन हो गई बैलेंस। मैंने आपको सभी तरीके के क्वेश्चन करा दिए हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे। अब आप कोई भी रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं बाय द सेम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, NaOH H2SO4 से रिएक्ट करने पर Na2SO4 और H2O बनाता है। इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम रिएक्टेंट लिखेंगे NaOH और S, NaOH H 2 जगह लिखेंगे एक बारी, और SO भी 2 जगह है तो एक बार लिखेंगे। कोई चाहे कितनी बार रिपीट हो रहा हो रिएक्टेंट के अंदर, लिखना एक बार ही है, और एक साथ काउंट करना है। प्रोडक्ट में भी सेम चीज़ काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम पहले देख चुके हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में हमेशा सेम रहता है। अब सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1 यहाँ है और 4 यहाँ है, टोटल कितना हो गया 5, हाइड्रोजन कितना 1 यहाँ है और 2 यहाँ है, टोटल हो गया 3, सल्फर 1 ही है। प्रोडक्ट में देखते हैं, सोडियम कितना है हमारा 2, ऑक्सीजन 4 यहाँ 1 यहाँ, टोटल 5, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, तो हमारा ऑक्सीजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। यहाँ डिफरेंस 2 का है पहले से, यहाँ डिफरेंस 1 का है पहले से, बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये हो गया 2 NaOH। अब 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हुई है तो O में भी बढ़ गया और हाइड्रोजन में बढ़ गया 1 1, तो हाइड्रोजन 1 बढ़ गया, हाइड्रोजन 4 हो गए, इसमें 1 बढ़ गया, कितने हो गए 6 हो गए। हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहीं प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन 4 और 2 और बढ़ गए, कितने हो गए 6, तो हमारे कितने हो गए यहाँ पे ये 6, ये 2, ये 1, सब बैलेंस हो गया, तो रिएक्शन भी क्या हो गई बैलेंस हो गई। मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं। आजकल लोग ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कोफिशिएंट मान लेते हैं, जैसे मैं मान रहा हूँ A, B और C। अब एलिमेंट लिखने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसकी वैल्यू कितनी है रिएक्टेंट में 2A, इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे 2A, ऐसे C इंटू यहाँ 1 है तो इज इक्वल टू C, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के इक्वल कर दो, वही हमें करना है बैलेंस करने के लिए। वहीं यहाँ पे क्या है 2B, हाइड्रोजन कितना है 2B, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3C। अब अगर हम A की वैल्यू पुट कर दें 1, तो C की वैल्यू हो जाएगी 2, और C की वैल्यू यहाँ पुट करते ही B की वैल्यू हो जाएगी 3। अब वैल्यूज को पुट कर दीजिए 1 and 2 प्लस 3H2 2 NH3 2, तो हमारा क्या होगा N2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, 3 2 6, 3 2 6, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। मैंने आपको दोनों मेथड बता दिए हैं,
आपको जो अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपको केमिकल नेम फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपने सभी एग्जांपल्स अच्छे देख लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस करते हैं। आपने दोनों मेथड समझ लिए होंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। टू मेक ए केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव द रिएक्शंस कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट आर रिटन ऑन द एरो सेपरेटेड बाय रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जो एरो होता है उसके अंदर आप कंडीशन को भी मेंशन कर सकते हैं कि टेम्परेचर क्या था। जैसे अगर मैं किसी रिएक्शन को 273 केल्विन टेम्परेचर पर करना चाहता हूँ तो उस टेम्परेचर को मैं एरो के ऊपर मेंशन कर सकता हूँ, या प्रेशर को भी एरो के ऊपर मेंशन कर सकता हूँ। या मैं कैटलिस्ट यूज़ कर रहा हूँ कोई, जैसे निकिल, प्लेटिनम, हम बहुत सारे रिएक्शंस में कैटलिस्ट यूज़ करते हैं तो उन्हें भी एरो के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो CO2 H2O से कंबाइंड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो कंडीशन है मैंने कहाँ लिख दी एरो के ऊपर, प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन इज रिटन एज प्लस हीट ऑन प्रोडक्ट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो जाहिर सी बात है कहाँ पे आएगी, प्रोडक्ट की साइड पे। अगर हमने कोई दो केमिकल मिलाए और जो बीकर वो गर्म हो गया, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही थी, तो किसके साथ रिलीज हुई है, प्रोडक्ट के साथ। इसी तरीके से अगर हम किसी रिएक्शन के दौरान हीट दे रहे हैं और हीट अब्जॉर्ब हो रही है, किसी रिएक्शन करने के लिए, चाय बनाने के लिए हम हीट देनी पड़ती है ना, तो हीट दे रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, हीट अब्जॉर्ब हो रही है। तो उस कंडीशन में हीट कहाँ लिखते हैं हम, रिएक्टेंट की साइड पे। एग्जांपल देखते हैं। इस रिएक्शन में मीथेन ऑक्सीजन से कंबाइन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा है, प्लस साथ में हीट रिलीज हो रही है। हीट प्रोडक्ट के साइड है, इसका मतलब हीट रिलीज हो रही है। इंफॉर्मेटिव और बनाने के लिए रिएक्शन को हम सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस और AQ फॉर एक्वस। एक्वस का मतलब है कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व फॉर्म में है, यानी किसी चीज़ के अंदर घुला हुआ है। ए गैस प्रोड्यूस इन द रिएक्शन इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अपसाइड एरो। अगर हमारा क्या, अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है, कोई गैस रिलीज हुई है। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, जिंक डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट करने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है, तो गैस को हम अपसाइड एरो यानी अपवर्ड एरो के द्वारा शो कर सकते हैं। वहीं डाउनवर्ड एरो जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई प्रेसिपिटेट बना है। प्रेसिपिटेट का मतलब एक अनडिजॉल्व मटेरियल बना है जो नीचे हमारा बीकर में या फिर हमारा यूटेंसिल के नीचे बैठ गया, जो सेटल डाउन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और उसे हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने अब तक पढ़े हैं उससे रिलेटेड है। व्हाट हैपन व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स इन एयर। अगर मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया जाता है तो क्या होगा। सबसे पहले एग्जांपल दिखाया था मैंने आपको कि मैग्नीशियम रिबन को जो एयर में बर्न किया जाता है, बर्न करने के बाद ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है, वो ऑक्सीजन कंबाइंड होने पर बनाता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे साफ क्यों किया जाता है। उसे साफ इसलिए किया जाता है कि उसके ऊपर जो इम्प्योरिटीज जमा होती हैं उसे रिमूव करना ज़रूरी होता है, ताकि रिएक्शन के अंदर खाली मैग्नीशियम ही पार्टिसिपेट करे और कोई इम्प्योरिटी पार्टिसिपेट ना करे। इसलिए उसे पहले क्या किया जाता है, साफ़ किया जाता है, ताकि उसके ऊपर सारी इम्प्योरिटीज़ हट जाएं। इसके लिए उसे रब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। जब जिंक डाइल्यूट HCl से रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस रिलीज होती है। हमने देखी थी रिएक्शन कि Zn और H2SO4, तो कौन सी गैस रिलीज हुई थी उसमें, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है। ए केमिकल इक्वेशन इज ए सिंबॉलिक नोटेशन दैट यूजेस फॉर्मूलाज इंस्टेड ऑफ
वर्ड्स टू रिप्रेजेंट ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करने को क्या कहते हैं हम? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ऑन व्हाट केमिकल लॉ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम देख चुके हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग हम किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर सकते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपने कितना सीखा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके या पीसी जाकर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सभी डाउट्स सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करते हैं कि हम इस तरह की और वीडियोज़ बनाएं और आप तक पहुंचाते रहें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।